जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफा मांग लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी, अपने सबसे करीबी सहयोगी, अपने सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह जी से गृह मंत्रालय का इस्तीफा मांग लिया है दोस्तों। और मामला सिर्फ अमित शाह जी तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि मोदी सरकार के लगभग हर बड़े मंत्री पर आज इस्तीफे की तलवार लटक चुकी है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का नाम भी इसमें शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी नाम इसमें शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी नाम इसमें शामिल है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का भी नाम इसमें शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी नाम इसमें शामिल है। यानी मोदी सरकार के जो सबसे बड़े और सबसे धाकड़ चेहरे हैं वो सारे के सारे आज इस्तीफे की राडार पर आ चुके हैं। तो आखिर ये क्या हो रहा है? क्या मोदी सरकार गिरने वाली है? क्या मोदी सरकार बिखरने वाली है? क्या सच में अमित शाह जी गृह मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सियासी चाल है, कोई और बड़ी योजना है? यही सारे मुद्दे आज के इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तो अगर आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह मामला हर उस भारतीय से जुड़ा है जो इस देश की राजनीति को समझना चाहता है, जो इस देश के भविष्य को समझना चाहता है, जो इस देश की सत्ता के गलियारों में हो रहे बदलावों को समझना चाहता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी है और इस खबर की हेडलाइन ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। खबर की हेडलाइन में है कि कैबिनेट फेरबदल में अमित शाह का बढ़ सकता है कद, अटकलें तेज। अब यहां शब्दों पर ध्यान दीजिए, यहां लिखा है कि कद बढ़ सकता है, यानी अमित शाह जी को गृह मंत्रालय से हटाकर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री से बड़ा पद इस देश में क्या है? गृह मंत्री से ऊंचा पद इस देश में क्या हो सकता है? जवाब बहुत साफ है, गृह मंत्री से ऊंचा पद सिर्फ दो ही है, या वो प्रधानमंत्री का पद है या फिर उप प्रधानमंत्री का पद। तो क्या अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है या फिर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाकर आगे के लिए तैयार किया जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल इतना बड़ा है और इतना गंभीर है कि पूरी बीजेपी में हलचल मच गई है, पूरे संघ में हलचल मच गई है, पूरे दिल्ली की सियासत में हलचल मच गई है। अब बात करते हैं कि आखिर ये उप प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा क्यों हो रही है। एक तरफ तो नाम अमित शाह जी का चल रहा है और दूसरी तरफ नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी चल रहा है। नीतीश कुमार जी बीजेपी के सहयोगी हैं, एनडीए का हिस्सा है और उनकी पार्टी जेडीयू केंद्र में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर उप प्रधानमंत्री का पद नीतीश कुमार जी को दे दिया गया तो फिर अमित शाह जी का क्या होगा? और अगर उप प्रधानमंत्री का पद अमित शाह जी को दे दिया गया तो फिर नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया होगी? गठबंधन का क्या भविष्य होगा? ये सारे सवाल आज बीजेपी के आला कमान के सामने खड़े हैं। दोस्तों, मैं आपको उस खबर की एक और बात बताना चाहता हूं जो हिंदुस्तान अखबार में छपी है। खबर में साफ लिखा है कि केंद्र सरकार में कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में जो आने वाले चुनाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस खबर में लिखी गई है वो ये है कि इस नई कैबिनेट में अमित शाह गुट के नेताओं को ज्यादा जगह मिल सकती है। यानी जो लोग अमित शाह जी के करीबी हैं, जो लोग अमित शाह जी के भरोसेमंद हैं, जो लोग अमित शाह जी के टीम का हिस्सा है, उन्हें बड़े बड़े मंत्रालय दिए जा सकते हैं। अब ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब ये है बीजेपी के अंदर सत्ता का केंद्र बदल रहा है, सत्ता का समीकरण बदल रहा है और ये बदलाव अमित शाह जी के पक्ष में हो रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। खबरों के मुताबिक कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी बैठक की है दोस्तों, और इस बैठक में कैबिनेट फेरबदल को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर ये कैबिनेट विस्तार कब होगा, विभागों का बंटवारा कैसे होगा, किसका प्रमोशन होगा और किसका डिमोशन होगा, किसे कौन सा नया मंत्रालय मिलेगा। खबरों के मुताबिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी सहित कुछ केंद्रीय मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं या फिर उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस पूरे मामले में एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और वो ये है कि
पिछली बार जब कैबिनेट फेरबदल हुआ था तो वो मानसून सत्र से पहले हुआ था और इस बार भी कहा जा रहा है कि ये फेरबदल संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले किया जा रहा है। यानी बहुत ही जल्द ये बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस खबर में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी गई है और वो ये है कि ये पूरा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के नेतृत्व में हो रहा है और नई टीम की घोषणा भी इसी दौरान की जाएगी। यानी बीजेपी में सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि संगठन के स्तर पर भी बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को सरकार से हटाकर पार्टी में संगठनात्मक भूमिकाएं दी जाएंगी और पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये एक तरह का बहुत बड़ा फेरबदल है जिसमें सत्ता और संगठन दोनों को नए सिरे से गठित किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को वो नतीजा नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। बीजेपी ने 272 का लक्ष्य रखा था लेकिन 240 पर ही अटक गई। बहुमत नहीं मिला, अकेले सरकार बनाने की क्षमता खत्म हो गई और आज बीजेपी अपने सहयोगियों की बैसाखी पर सरकार चला रही है। जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों पर निर्भर होकर सरकार चलाई जा रही है। हर छोटे बड़े फैसले में सहयोगियों की सहमति लेनी पड़ रही है और ये स्थिति बीजेपी के लिए बहुत असहज है। इसीलिए अब बीजेपी अपने घर को ठीक करना चाहती है, अपनी टीम को नए सिरे से खड़ा करना चाहती है, अपनी रणनीति को नए सिरे से बनाना चाहती है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर और वो सवाल ये है कि क्या अमित शाह जी को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और क्या ये उप प्रधानमंत्री बनाने का कदम आगे चलकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है? खबर में साफ साफ लिखा गया है कि अमित शाह जी अभी भी सरकार में, संगठन में और प्रशासनिक फैसलों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उनके काम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो काम आज तक कर रहे हैं वही काम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इसका एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व होगा, इसका एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा और वो संदेश ये होगा कि बीजेपी में भविष्य के नेतृत्व के लिए अमित शाह जी को तैयार किया जा रहा है। ये एक तरह से बीजेपी की तरफ से ये घोषणा होगी कि नरेंद्र मोदी जी के बाद पार्टी की कमान अमित शाह जी के हाथ में जाएगी। दोस्तों, ये जोड़ी कोई साधारण जोड़ी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों गुजरात से आते हैं, दोनों संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, दोनों ने मिलकर बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। पिछले कई दशकों में ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथी हैं, एक दूसरे के भरोसेमंद हैं। तो जब मोदी जी के बाद कोई अगला उत्तराधिकारी चुना जाएगा तो जाहिर है कि उनकी पहली पसंद अमित शाह जी होंगे और यही वजह है कि अब बीजेपी उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। दोस्तों, यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी की उम्र अब 75 के करीब पहुंच रही है। बीजेपी में एक अनौपचारिक नियम रहा है कि 75 साल के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटा दिया जाता है, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और जैसे बड़े नेताओं के साथ यही हुआ है। तो अब अगर वही नियम मोदी जी पर भी लागू होता है तो उन्हें भी कभी ना कभी इस कुर्सी को छोड़ना ही पड़ेगा और उस स्थिति में कौन उनकी जगह लेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आज बहुत हद तक अमित शाह जी की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि ये बात भी सच है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके समर्थकों का कहना है कि 75 साल वाला नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। वो अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी तरह से स्वस्थ है और लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता, हर चीज बदलती है, हर समीकरण बदलता रहता है। इसीलिए बीजेपी अपने भविष्य के लेकर पहले से तैयारी कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे फेरबदल का इस देश की जनता पर क्या असर होगा। सबसे पहला असर तो ये होगा कि जो मंत्रालय आज अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनमें बदलाव आएगा, नए मंत्री आएंगे, नई सोच के साथ काम शुरू होगा। शिक्षा मंत्रालय को ही देख लीजिए, पिछले कुछ सालों में शिक्षा मंत्रालय की जो हालत हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। पेपर लीक के मामले, परीक्षाओं में धांधली, छात्रों की हत्याएं, ये सारी घटनाएं शिक्षा मंत्रालय की छवि को धूमिल कर चुकी हैं। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर शिक्षा मंत्रालय से हटाया जाता है तो ये एक अच्छा कदम होगा। इससे छात्रों को कुछ राहत मिलेगी, इससे शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार की उम्मीदें बढ़ेंगी। इसी तरह अगर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालयों में बदलाव आते हैं तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की सुरक्षा पर, देश के तेल की कीमतों पर और आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। इसीलिए ये फेरबदल सिर्फ बीजेपी का अंदरूनी मामला नहीं है, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, हर आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों, यहाँ एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस फेरबदल के पीछे
पीछे एक बहुत बड़ी वजह उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाला चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। पंजाब में भी बीजेपी अपना स्थिति मजबूत करना चाहती है, क्योंकि पंजाब में उनकी पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। तो इन दोनों राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी टीम में बदलाव कर रही है, कुछ बड़े चेहरों को आगे कर रही है, कुछ नए चेहरों को मौका दे रही है। और इस पूरी रणनीति में अमित शाह जी की भूमिका सबसे केंद्रीय है, क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। दोस्तों, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे फेरबदल में एक और सियासी खेल है, और वो खेल ये है कि खुद अमित शाह जी भी ये चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, कम से कम कुछ समय के लिए ही सही। कहा जा रहा है कि अगर 2029 में बीजेपी की सरकार बन भी गई तो शायद पूर्ण बहुमत के साथ ना बन पाए, हालात और खराब हो सकते हैं। इसीलिए जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें कुछ साल अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ताकि उनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाए, उनका भी सपना पूरा हो जाए। ये बात कितनी सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है, बहुत बड़ा मंथन चल रहा है, और इस मंथन का नतीजा बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और है जो आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये अभी सिर्फ अटकलों के स्तर पर है, अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। अखबारों में जो खबरें छप रही हैं, टीवी चैनलों पर जो चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पर जो बहसें हो रही हैं, वो सारी अभी अनुमानों पर आधारित है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब इस तरह की अटकलें बहुत जोर पकड़ लेती हैं तो कुछ कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। बिना आग के धुआं नहीं उठता, बिना बुनियाद के अफवाहें नहीं फैलती। इसीलिए ये मानकर चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव जरूर होने जा रहा है, और ये बदलाव आने वाले हफ्तों में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये देश का लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर कुछ समय बाद बदलाव होते रहते हैं। सरकार में बदलाव, मंत्रियों में बदलाव, पदों में बदलाव, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये बदलाव जनता के हित में होने चाहिए, ये बदलाव देश के हित में होने चाहिए, ये बदलाव लोकतंत्र को मजबूत करने वाले होने चाहिए। अगर ये बदलाव सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए हो रहे हैं, अगर ये बदलाव सिर्फ अपने चहेतों को लाने के लिए हो रहे हैं, अगर ये बदलाव सिर्फ किसी की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हो रहे हैं, तो फिर इससे देश का भला नहीं होगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो भी बदलाव होंगे वो देश हित में होंगे, जो जनता के हित में होंगे, वो युवाओं के हित में होंगे, वो किसानों के हित में होंगे, वो गरीबों के हित में होंगे। बहरहाल दोस्तों, अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। आप लोग बताइए, क्या लगता है, क्या सच में अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? क्या नीतीश कुमार जी को ये पद मिलेगा? क्या कैबिनेट में ये बड़ा फेरबदल होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी, हरदीप सिंह पुरी जी और बाकी मंत्रियों का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सारा फेरबदल इस देश के लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।